हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 26। तो अब तक हम लोगों ने कितने सेट्स कंप्लीट कर लिए हैं? बहुत ही कठिन सवाल आपके लिए। अब तक हम लोगों ने 25 सेट्स जो है कंप्लीट कर लिए हैं। सारे ही प्रीवियस सेट्स आपको मिलेंगे 5000 MCQ नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें। और इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का PDF इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। तो ये टेलीग्राम चैनल का आईडी है, आप इस आईडी के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो, या फिर यहाँ पर QR कोड है, डायरेक्ट स्कैन कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ये देख लो PDF इसी प्रकार से अपलोड किए जाते हैं। अगर आपने इंस्टाग्राम पर इस चैनल को फॉलो नहीं किया है तो ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप इस आईडी के माध्यम से इस चैनल को इंस्टाग्राम पर भी जरूर से जरूर फॉलो कर लें। अब बढ़ेंगे आगे वीडियो में और करेंगे सेट नंबर 26 का पहला प्रश्न। मधुमक्खियां जो होती है वो फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है, क्योंकि जो मधुमक्खियां होती हैं फूलों से मकरंद एकत्र करती है और उसे भंडारित करती है, इसके पीछे कारण ये होता है कि फूलों का जो मकरंद होता है वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे साल जो है फूल में मकरंद होगा, वर्ष में कुछ समय के लिए ही उपलब्ध होते हैं। तो मधुमक्खियां क्या करती है, उसे लेकर के स्टोर कर देती है ताकि जब यह मकरंद जो है प्राप्त ना हो फूलों से, उस समय उस स्टोर्ड मकरंद से अपना काम चलाए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्टार्टिंग के जो 7 प्रश्न हैं, 7 क्वेश्चंस हैं, वो है क्लास 6 NCERT के। क्लास 6 NCERT के अंदर साइंस के अंदर जो पहला चैप्टर है वहाँ से 7 प्रश्न मैंने लिए हुए हैं। अब बताना है इस 4 में से कौन है जो खाने योग्य है और साथ में क्या है कि फल है, मतलब खाने योग्य फल है, वो फल है और खाने योग्य है। अदरक और लहसुन आप जानते हो कि तना है, और जो पार्ट हम खाते हैं लहसुन का वो पत्तियां होती है, गूदेदार पत्तियां होती है, फ्लैशी लीव बोलते हैं हम उसे, फ्लैशी लीव्स। मूली और गाजर ये जड़ है। और सरसों और लौंग जो है ये पुष्पकली है, ये पुष्पकली है, और सरसों जो है बीज है। तो बचा कौन? बैगन और मिर्च। बैगन और मिर्च जो हम खाते हैं वो है खाने योग्य फल। निम्नलिखित में से कौन सर्वहारी की श्रेणी में आता है? सर्वहारी के श्रेणी में आता है। अब क्योंकि क्लास 6 का है तो ये आपके लिए आसान है। शाकाहारी जो पादप खाते हैं या पादप उत्पाद खाते हैं, मांसाहारी जो मांस खाते हैं, और जो दोनों ही खाते हैं उसे हम लोग सर्वहारी बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा जिनमें A और B दोनों के गुण हो। C हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन चारों ही कथनों पर विचार करना है और आखिरी में बताना है कि कौन से कथन जो है सत्य नहीं है। पहला कथन है पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं। तो जो भी हम लोग भोजन खाते हैं उसका जो स्रोत होता है या तो पौधा होता है या फिर जंतु होता है। तो ये तो सही है। सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है। देखो, जड़ भी खा सकते हैं, तना भी खा सकते हैं, पुष्प भी खा सकते हैं, पत्ती भी खा सकते हैं, लेकिन हर प्लांट के अंदर ये हर पार्ट्स खाए जाए ऐसा नहीं होता। तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग जो है खाने योग्य होते हैं। कुछ पौधों में हम लोग 2 या 2 से अधिक पार्ट्स खा सकते हैं, लेकिन हर पौधों में हम नहीं खाते हैं क्योंकि वो खाने योग्य नहीं होते हैं। तो ये जो है हमारा सही है। कौवा मांसाहारी जीव है। कौवा मांसाहारी जीव है, ये जो है हमारा गलत है। कौवा जो है मांसाहारी जीव नहीं है, सर्वहारी जीव है। ठीक है, ये गलत है। हमसे पूछा था सत्य नहीं है, तो 2 और 4 जो है सत्य नहीं है, तो D हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है, हमें सही सही मैच करवाना है। दूध है, दही है, पनीर है, घी है। तो ये सारी ही चीज़ें जो है हमें प्राप्त होते हैं जंतु से। ये सारे जंतुओं के उत्पाद हैं। जंतु से हमें दूध मिला, दूध से दही बना, दूध से पनीर बना, दूध से घी बना। तो ये जो है हमारा चला जाएगा किसके साथ? 4 के साथ। पालक है, फूल गोभी है, गाजर है, तो ये सारे के सारे जो है प्लांट्स हैं। तो पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, ये नहीं, सब्जियां हो जाएगा। B जाएगा 3 के साथ। शेर एवं बाघ जो है ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं, मांसाहारी है। C के साथ हमारा 1 जाएगा। शाकाहारी जो होते हैं पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, D के साथ हमारा 2 जाएगा। तो देख लो, A के साथ 4 जाना चाहिए, B के साथ 3 जाना चाहिए, C के साथ 1 और D के साथ 2।
तो ये हमारा सही हो जाएगा। निम्न में कौन शाकाहारी जंतुओं का समूह है? शाकाहारी जंतुओं का समूह है निम्न में से कौन? गाय है, तोता है, हिरन है। गाय, तोता, हिरन ये सारे के सारे शाकाहारी हैं, सारे के सारे शाकाहारी हैं। बकरी और भैंस शाकाहारी है, लेकिन जो कौवा है वो सर्वाहारी है। बिल्ली, शेर, बाघ, जो बिल्ली है इसे हम सर्वाहारी बोल सकते हैं, बिल्लियाँ दूध भी पीती है, बिल्ली जो है चूहा को भी खाती है। शेर और बाघ जो है मांसाहारी है। मनुष्य सर्वाहारी है, बाज जो है मांसाहारी है, कौवा जो है सर्वाहारी है। गाय, तोता, हिरन ये ऑप्शन ए है, इनमें सारे के सारे शाकाहारी हैं। 6 सवाल थे, क्लास 6 से 6 क्वेश्चंस थे। अब है क्वेश्चन नंबर 7। इन 4 में से बताना है किसमें सारे के सारे जो है तत्व रेडियोधर्मी है, सारे के सारे तत्व जो है रेडियो एक्टिव है। सीजियम नहीं है, ये रेडियम है, रेडॉन भी है। थोरियम है, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, ये सारे के सारे रेडियोधर्मी तत्व हैं। बी हमारा आंसर हो जाएगा। यह पोलोनियम उपधातु नहीं है। प्रोमीथियम जो है सॉरी पोलोनियम भी है। यहाँ पर मेरा पेन काम नहीं करता है, इस वाले एरिया पे पेन जो है मेरा काम नहीं करता रहता है। एंटीमनी नहीं है, लेंथनम नहीं है, एक्टीनियम है, एस्टिटीन है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आप याद रखिए। थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम इन सारे का एटॉमिक नंबर याद रखना है। जो भी मैंने एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखे हैं सबको याद रखना होगा आपको। ये सारे के सारे जो हैं रेडियोधर्मी धातु हैं और ये सारे आते हैं एक्टिनाइड श्रेणी में। रेडॉन एकमात्र अक्रिय गैस जो कि रेडियोधर्मी है। उसके बाद सीजियम काट कर यहाँ पर फ्रांसियम कर देना, यहाँ पर मिस्टेक है, फ्रांसियम Fr, ये एकमात्र रेडियोधर्मी क्षारीय धातु है। उसके बाद है रेडियम, एकमात्र रेडियोधर्मी क्षारीय मृदा धातु है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। यह है प्रोमीथियम, जो आपके ये है ना लेंथेनाइड श्रेणी, उसमें एकमात्र रेडियोधर्मी तत्व है और सारे के सारे धातु हैं, तो आप तत्व के स्थान पर धातु भी बोल सकते हो। उसके बाद है पोलोनियम, एकमात्र रेडियोधर्मी उपधातु है। उसके बाद है एस्टिटीन, जो यहाँ पे था एस्टिटीन, एकमात्र रेडियोधर्मी हैलोजन है। समूह संख्या 17। महिलाओं द्वारा नेल पॉलिश हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? महिलाएं जो हैं इस्तेमाल करती है नेल पॉलिश हटाने के लिए एक लिक्विड। उस लिक्विड का नाम क्या है? वो लिक्विड है प्रोपेनॉन। IUPAC नाम है प्रोपेनॉन। ये इसका रासायनिक सूत्र है जो कि आपको अच्छे से याद रखना है, CH3COCH3। प्रोपेनॉन कीटोन फैमिली का पहला मेंबर है। प्रोपेनॉन पहला मेंबर, याद रखिएगा 3 कार्बन है लेकिन है ये पहला मेंबर प्रोपेनॉन। मेथेनॉन, एथेनॉन ये सब नहीं होता, प्रोपेनॉन से स्टार्ट होता है और इसी को बोलते हैं एसीटोन। तो एसीटोन का इस्तेमाल जो है महिलाएं करती है नेल पॉलिश हटाने के लिए। हमारे नाखून और बाल मुख्यतः किस प्रोटीन के बने होते हैं? मुख्यतः यानी सबसे ज़्यादा कौन से प्रोटीन होते हैं हमारे नाखून और बाल में? हमारे नाखून और बाल में जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन होते हैं जो नाखून और बाल को हार्ड बनाते हैं वो है केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन। और याद रखिएगा मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है कोलेजन प्रोटीन। ठीक है, कोलेजन प्रोटीन जो है हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नाखून और त्वचा में सबसे अधिक जो प्रोटीन पाया जाता है वो है केराटिन। हमारे त्वचा में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है कोलेजन प्रोटीन, लेकिन हमारे त्वचा में, हमारे स्किन में केराटिन प्रोटीन भी पाया जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और यह डैश होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, ये बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये ग्राफ मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ था, पहले मैंने खुद से बनाया हुआ था, यहाँ देख लो बना बनाया। ये देख लो टेम्परेचर है और यहाँ पर वॉल्यूम है, यह है वॉल्यूम। 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम जो है मिनिमम है। 4 डिग्री सेल्सियस से कम जाओ, 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जाओ, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम होता है। अगर हम वॉल्यूम को मिनिमम कर दिया जाए तो क्या डेंसिटी जो है मैक्सिमम नहीं हो जाएगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम जो है मिनिमम है, यहाँ देख लो। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम मिनिमम है तो डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ देख लो। ये टेम्परेचर और डेंसिटी के बीच ग्राफ है, ये टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच ग्राफ है। 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम मिनिमम है, आयतन न्यूनतम है
और उसी 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व जो है अधिकतम है। यहाँ 1 ग्राम पर सीसी दिया हुआ है, हम लोग बोलते हैं जल का जो घनत्व है 1 ग्राम पर सीसी है, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगर ग्राम पर सीसी में है तो 1, और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सी हमारा आंसर हो जाएगा। कार्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं फिर। जब बल और विस्थापन की दिशा समान हो तब बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। ये बल है और ये विस्थापन है, दोनों की दिशा जो है समान है। कहने का मतलब थीटा जो है 0 डिग्री है, तब कार्य जो है धनात्मक होता है, ये सही है। जब बल और विस्थापन की दिशा विपरीत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, सही है। अगर विपरीत हो जाए तो ऋणात्मक। और जब दिशा दोनों के लंबवत हो जाए तो बल द्वारा किया गया कार्य 0 होता है, ये भी सही है। कार्य एक सदिश राशि है, अतः यह धनात्मक, ऋणात्मक और 0 भी हो सकता है। यह बात सही है कि कार्य जो है ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन ये अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है, तो ये गलत है। पूछा है कौन सत्य नहीं है, तो केवल 4 है जो सत्य नहीं है। यहां याद रखिएगा बल और विस्थापन कार्य का जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो ये है। जब बल और विस्थापन दोनों की दिशा समान हो जाए तो थीटा बराबर 0 डिग्री, जब आप डालोगे यहाँ पर कॉस 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा वो, तो कार्य बराबर हमारा Fs हो जाएगा। सिंपली बल गुना विस्थापन। दोनों की दिशा अगर विपरीत हो, यानी कि थीटा जो है 180 डिग्री है, तो कार्य हमारा ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि कॉस 180 डिग्री -1 होता है। और दोनों अगर लंबवत हो जाए, दोनों के बीच एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए तो कॉस 90 0 होता है, जो अपने साथ सबको ले डूबेगा, F को भी S को भी, तो कार्य बराबर 0। 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर अवस्था से गिराया जाता है। यदि वह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब आप देखो, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा पूछा गया है, तो ये बात तो आप जानते ही हो कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हमेशा नीचे की ओर ही काम करता है, हमेशा नीचे की ओर काम करता है। और यहाँ पर गेंद जो है ये गिर रही है 2 मीटर की ऊंचाई से, 2 मीटर की ऊंचाई से तो नीचे की ओर ही गिर रही है, यानी विस्थापन भी नीचे की ओर है और गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे की ओर है ही। मतलब ये हमारा है थीटा बराबर 0 डिग्री वाला केस। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू में S, सिंपल। अब जो F है गुरुत्वाकर्षण बल के लिए क्या होता है, mg होता है, तो हम यहाँ लिख लेंगे mg, और गुने में ये विस्थापन mg इंटू में S। इसी को हम लोग क्या करते हैं कि mgh बोल दिया करते हैं, S के स्थान पर h, बस अलग लेटर से डिनोट किया गया, यहाँ पर मीनिंग जो है सेम है। तो m का मान देखो कितना है, 0.1 है, g का मान हमें 9.8 लेना है, h जो है 2 मीटर है, सब के सब मान जो है यहाँ पर रख दिए गए हैं। ये हो जाएगा 2 8 16, 2 9 18 19, और 2 डिजिट के बाद हमें पॉइंट डालना है, और ये हमारा जूल 1.96 जूल। ए हमारा आंसर हो जाएगा। यही वस्तु को अगर ऊपर उठा करके कोई ले जाता, वैसे केस में क्या होता, थीटा बराबर हमारा 180 डिग्री होता, तब गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमारा -mgh हो जाता। तो ऐसे आपको अंतर ध्यान में रखना है, ये वाला आंसर टिक नहीं मारना है। युग्मक संलयन यानी कि सिनगैमी, सिनगैमी इंग्लिश वर्ड है जो आपको ध्यान में रखना है, को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सिनगैमी का मतलब होता है निषेचन, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और ये आप जानते हो क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन, अंडाणु को ही हम लोग अंडा बोलते हैं। निम्न में से हमेशा स्वपोषी होते हैं, निम्न में से हमेशा स्वपोषी होते हैं, इनमें से कौन है जो हमेशा स्वपोषी होते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं। कवक तो परपोषी होते हैं, हमेशा परपोषी होते हैं, ये परपोषी होते हैं। जीवाणु की बात करें तो ये परपोषी होते हैं अधिकांश, लेकिन ये सपोषी भी हो सकते हैं। हरे पादप जो है हमेशा सपोषी होते हैं। अमीबा परपोषी है, प्रोटोजोआ है, जो प्रोटोजोआ होते हैं वो परपोषी ही होते हैं।
तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। हरे पादप जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं और हमेशा अपना खाना खुद से बनाते हैं। बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? बायोगैस जिसे हम लोग गोबर गैस भी बोल देते हैं, जैव गैस बोलते हैं, तो बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? तो यह है अवायवीय किण्वन। अवायवीय किण्वन, जो अवायवीय श्वसन होता है ना, उसी को हम लोग अवायवीय किण्वन भी बोल सकते हैं, एनारोबिक फर्मेंटेशन। वैसे आप याद रखो, ये जो किण्वन है ना, ये अवायवीय ही होते हैं। किण्वन जो है अवायवीय ही होते हैं। तो अगर यहाँ पर अवायवीय नहीं भी लगा होता तो भी हम यही मानते कि ये जो प्रोसेस है ये अवायवीय है। तो जंतु अपशिष्ट जैसे गोबर है, पादप अपशिष्ट है, यही होते हैं बायोमास। इनके अवायवीय अपघटन से जैव गैस उत्पन्न होती है और ये जो अवायवीय अपघटन है इसी को हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं। यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखते हैं? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। ये धावन सोडा है, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि धातु का जो कार्बोनेट है या फिर बाइकार्बोनेट है, जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? चूने का पानी यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब हम उसमें प्रवाहित करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तो यह दूधिया हो जाता है। क्योंकि इन दोनों के रिएक्शन से, चूने के पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसके कारण जो है यह दूधिया हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक रासायनिक अभिक्रिया दी गई है, बताना है कि इनमें से किसका यह उदाहरण है। तो यहाँ देखो, यह है कॉपर ऑक्साइड या फिर क्यूप्रिक ऑक्साइड। इस क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास हो गया। तो जब ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए, जिस पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए उसका हो गया अपचयन, उसका हो गया अपचयन यानी कि रिडक्शन। और हाइड्रोजन में देखो ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया तो इसका हो गया उपचयन। तो ऑक्सीजन का निकल जाना किसी पदार्थ से, हम बोलेंगे कि उस पदार्थ का हो गया अपचयन, और जिस पदार्थ से जाकर के जुड़ गया उसका बोलेंगे कि हो गया उपचयन। तो हाइड्रोजन का हुआ उपचयन, क्यूप्रिक ऑक्साइड का हुआ अपचयन। एक ही अभिक्रिया में अपचयन भी हो जाए, उपचयन भी हो जाए, उससे हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसका हो गया अपचयन, किसका हो गया अपचयन? हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है यह है आपका रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अपचायक, यह है आपका अपचायक। और क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसका हो गया अपचयन, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि उपचायक। किसी विद्युत चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 2 कूलम का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो इसमें उत्पन्न करंट कितना होगा? आपको Q दिया गया है, आपको टाइम दिया गया है, आपसे करंट पूछा गया है। इन तीनों में क्या रिलेशन होता है? तो I = होता है Q/T। Q है 2, टाइम है 1 यानी कि 2 एम्पियर। तो 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होता है वही करंट होता है। खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर कौन होता है? जो फूड चैन होता है उसमें पहले ट्रॉपिक लेवल पर कौन होता है? तो पहले ट्रॉपिक लेवल पर ये होता है प्रोड्यूसर, दूसरे पर शाकाहारी, तीसरे पर मांसाहारी और चौथे पर उच्च मांसाहारी। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। उत्पादक जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, शाकाहारी जो डायरेक्ट डिपेंडेंट है इस उत्पादक पर। इस शाकाहारी को जो पहले खाएगा वो छोटे मांसाहारी या फिर सिंपली मांसाहारी बोलते हैं, और इस मांसाहारी को जो खाएगा वो उच्च मांसाहारी। सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग 1661 में किसने किया? तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था रॉबर्ट बॉयल ने। डैश पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते। पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते, यानी ये सबसे सरल पदार्थ है, इसे हम और सरल पदार्थ में विभाजित नहीं कर सकते। तो ये है तत्व। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व के प्रकार है धातु, अधातु, उपधातु, ये तीनों जो है तत्व के प्रकार हैं।
1661 में रॉबर्ट बॉयल ने तत्व शब्द दिया था और इसकी जो परिभाषा है सर्वप्रथम लेवोजियर ने दी थी। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है। 1896 में डैश ने मोल शब्द दिया, वर्ष डैश में मोल इकाई स्वीकार कर ली गई। तो 1896 में जो है 1896 में विल्हेम ओस्टवाल्ड ने मोल शब्द दिया और 1967 में मोल को यूनिट के रूप में एक्सेप्ट किया गया। तो इसे आप एक बार फिर से पढ़ लेना, ये एनसीईआरटी का ही कटआउट है। एक तत्व का परमाणु भार W है और परमाणु संख्या N है। इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? प्रोटॉन की संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है एटॉमिक नंबर के। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वही परमाणु संख्या होती है। तो n हमारा आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्या n है तो प्रोटॉन की संख्या भी n। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी? बोल ही रखा है सवाल में कि बल की दिशा में ही 1 मीटर दूरी चली है, तो बल और विस्थापन की दिशा जो है समान है। अगर मान लो सवाल में ये चीज़ क्लियर नहीं हो रहा है, अगर मान लीजिए सवाल में ये चीज़ क्लियर नहीं हो रहा है कि बल और विस्थापन की दिशा जो है किस प्रकार है, लंबवत है या फिर समान है, विपरीत है, ऐसे केस में आप ये मानकर चलेंगे कि समान है। लेकिन यहाँ पर तो साफ साफ पता चल रहा है कि एक समान है, सवाल में दिया हुआ है। तो हमारा वर्क हो जाएगा W = Fs। F है 1 और S है 1 यानी कि 1 जूल। तो ये हमारा समाप्त होता है यहाँ पर सेट नंबर 26। थैंक यू सो मच।